नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। रात बदली दिन बदला और बदल गया है दोस्तों आज से हमारा कैलेंडर, जिसके साथ ही शुरू हो रहा है नए साल का हमारा नया सफर, जो अपने साथ लाया है ढेर सारी उमंगे, नया उत्साह और एक नया तराना। वैसे मैं बबीता जैन इस नए साल में हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ हमारी फेवरेट शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। और दोस्तों, साल के पहले ही दिन हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया को 20वीं व 21वीं सदी की शायद सबसे बड़ी खोज की बुनियाद प्रदान की। वैसे गॉड पार्टिकल का नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस कण का दूसरा नाम हिग्स बोसोन है, जिसमें से हिग्स एक ब्रिटिश वैज्ञानिक का नाम है जिन्हें इस वर्ष नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। जबकि बोसोन का मतलब है बोस, यानी महान भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। आज ही के दिन वर्ष 1894 यानी 1894 में कोलकाता में जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस विज्ञान जगत का एक ऐसा नाम है जिसे इतिहास कभी भी भूल नहीं सकता है। पढ़ाई लिखाई में बोस जी बचपन से ही तेज थे और क्या आप कल्पना कर सकते हो कि परीक्षा में यदि कोई सवाल आए तो आप उसे एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग तरीकों से हल करो। अरे भाई, कोई भी नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि नंबर तो एक में भी उतने ही मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अलग इंसान की यही तो पहचान होती है। दरअसल सत्येंद्र जी ने अपनी गणित की परीक्षा में कुछ ऐसा ही किया था और इसीलिए तो टीचर ने 100 में से 110 अंक दे दिए थे। जिस वक्त बोस कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीएससी व एमएससी कर रहे थे, उस वक्त महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र रॉय उनके अध्यापक थे, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस और मेघनाथ साहा उनके सहपाठी। तो अब इस सर्किल में इनकी विद्वता का अंदाजा तो खुद ब खुद लगा ही सकते हैं। कॉलेज में हमेशा बोस जी का स्थान प्रथम और साहा जी का दूसरा होता था। इनकी जुगलबंदी यूं ही आगे बढ़ी और इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ाना भी एक साथ ही शुरू किया। सत्येंद्र नाथ बोस को ऐसा एहसास हुआ कि विज्ञान को मजेदार बनाने के लिए सिर्फ इसे पढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि इस दिशा में शोध कार्यों की भी जरूरत है। बस इतना सोचकर उन्होंने प्लांक व गिब्स जैसे वैज्ञानिकों को पढ़ने के साथ साथ फ्रांसीसी व जर्मन भाषाओं को सीखना भी शुरू किया। अब आप कहोगे कि भला ऐसा क्यों? तो दोस्तों, दरअसल उस वक्त आज की तरह हर सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं थी, खास तौर पर विज्ञान विषय तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इन किताबों का बांग्ला में अनुवाद भी किया और इस कार्य में इनका साथ दिया था मेघनाथ साहा जी ने। अपने इन्हीं कार्यों के बल पर आगे चलकर इन्होंने एक शोध पत्र भी प्रकाशित किया, जो कि छपा था अंतर्राष्ट्रीय जर्नल फिलोसॉफिकल मैगजीन में। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ प्रोफेसर धुरजटी दास ने कहा था कि यदि बोस जी वैज्ञानिक न होते तो जरूर ही संगीत की दुनिया में चमकते, और इसकी वजह थी विज्ञान के अलावा संगीत से बोस जी का गहरा प्रेम। बांसुरी बजाना उन्हें बहुत ही पसंद था
दोस्तों, कोलकाता से ढाका विश्वविद्यालय पहुँचे सत्येंद्रनाथ बोस ने एक बार साहा जी से कहा था कि वो इस वक्त कक्षा में प्लांक का नियम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस नियम के लिए पुस्तकों में दी गई व्युत्पत्ति से वो सहमत नहीं है। उन्होंने अपनी तरह से इस नियम को सिद्ध किया और भौतिकी में एक नई अवधारणा को जन्म दिया। बोस जी ने इसे प्रकाशन के लिए फिलोसॉफिकल मैगजीन को भेजा, तो उन्होंने हर बार इसे छापने से मना कर दिया। लेकिन बोस जी को खुद पर भरोसा था और इसीलिए उन्होंने इस पत्र को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा और लिखा कि यदि वो इसे सही समझे तो कृपया उन्हें इसका उत्तर जरूर दें। उन्होंने सिर्फ उनके काम की प्रशंसा ही नहीं की, बल्कि उन्हें प्रशंसा पत्र भी भेजा। इसके साथ ही इस शोध पत्र का जर्मन में अनुवाद भी किया। दोस्तों, अब बोस यूरोप जाकर नए शोध कार्य करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय से 2 साल की छुट्टी भी मांगी। इसी बीच उन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा भेजा गया प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ और जब उन्होंने इसे कुलपति को दिखाया तो उन्हें तुरंत 2 साल का अवकाश मिल गया। यूरोप आकर इन्होंने एक्सरे और क्रिस्टलोग्राफी प्रयोगशालाओं में अपने शोध कार्य प्रारंभ किए और पता है दोस्तों, यहाँ पर इनके साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन व मैडम क्यूरी जैसे विश्व के महानतम वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे। In the 1920s, quantum theory was emerging as the best hope of understanding these strange phenomena. Even for great minds like Albert Einstein, this strange paradox was hard to accept. In 1925, a young Indian physicist, Satyendra Bose, sent Einstein a paper he'd been unable to publish. Bose had attempted to apply the mathematics of how light particles behave to whole atoms. It was given a name almost as strange as its properties, a Bose-Einstein condensate. 1954 यानी 1954 में भारत सरकार ने बोस जी को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा और इसके 5 साल बाद उन्हें नेशनल प्रोफेसर की उपाधि प्रदान की गई, जिस पर अगले 15 सालों तक सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा रहा। ये सम्मान देश के सबसे विद्वान व्यक्ति को दिया जाता है। 1958 यानी 1958 में बोस जी को रॉयल सोसाइटी ने भी अपना फेलो चुना था और उनकी मृत्यु के 12 वर्षों बाद यानी 4 फरवरी 1974 में भारत सरकार ने कोलकाता में S.N. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस की स्थापना की। सत्येंद्रनाथ बोस को कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उनके द्वारा की गई खोजों को अब तक कई बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर ने कहा है कि बोस जी के शोध भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में 20वीं सदी के टॉप 10 अचीवमेंट्स में से एक है, जिस पर आज की नींव रखी गई है। आज समस्त विज्ञान समुदाय के साथ साथ हमारी पूरी टीम की तरफ से सत्येंद्रनाथ बोस के रूप में एक महान वैज्ञानिक को तहे दिल से सलाम। वैसे दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की कमी नहीं है। हर अगली फिल्म में कोई न कोई नया चेहरा देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिन्हें उनकी कलाकारी के लिए हमेशा याद रखा जाता है। उनका अंदाज, उनकी आवाज, सब कुछ अपनी वास्तविकता को बयां करती है। इसीलिए तो उनकी जुबान से निकले लफ्ज सिनेमा के सदाबहार डायलॉग्स बन जाते हैं। और अब हम जिनकी बात कर रहे हैं, आप उन्हीं का एक डायलॉग सुनिए, जिसके बाद तो हमें आपको उनका नाम बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पिछले 8 सालों से जब से मैंने पढ़ाई खत्म की है, आप यही खट्टा सवाल करते आए हैं और मैं यही मीठा जवाब देते आया हूँ कि मैं सिर्फ नाटक करूँगा। देखा, समझ गए ना आप कि हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर जी की, जिनका पूरा नाम है विश्वनाथ पाटेकर। आज ही के दिन 1951 यानी 1951 में जन्मे नाना के पिता एक पेंटर थे। इसीलिए एक्टिंग के साथ साथ पेंटिंग, खासतौर पर स्केच बनाने में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इनके स्केच की मदद से कई बार मुंबई पुलिस ने क्रिमिनल्स को भी पकड़ा है।
अरे वाह, आज तो हम लोगों को एक नई चीज पता चली। वैसे नाना को उन अभिनेताओं की श्रेणी में गिना जाता है जिन्होंने अपनी विधा खुद बनाई है। मुंबई के जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स के स्टूडेंट रहे नाना शुरू से ही कॉलेज ड्रामा आदि में प्रमुखता से हिस्सा लेते थे। यूं तो इन्होंने अपनी शुरुआत फिल्म गमन से की थी, लेकिन इन्हें पहचान बनाने का मौका मिला फिल्म अंकुश के साथ। समानांतर सिनेमा में दर्शकों के बीच अपनी जगह बना चुके नाना ने धीरे धीरे मुख्य धारा वाली कमर्शियल फिल्मों की ओर रुख किया, जिसके बाद क्रांतिवीर और तिरंगा जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाकर इन्होंने उस वक्त के अभिनेताओं को बहुत ही कड़ी चुनौती दी। बहन, भगवान की मर्जी के सामने इंसान बेबस है। मुझे आपके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। वागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। 1989 यानी 1989 में आई फिल्म परिंदा में विलन की भूमिका निभाकर नाना ने सभी को अचंभे में डाल दिया और इस फिल्म में इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद 1992 में आई फिल्म अंगार के लिए एक बार फिर से इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट विलेन अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा है, बहुत अच्छा। भर दो पेटी में और वापस भेज दो मूसा के पास। आज अपना आदमी भेजा, कल बोलेगा एरिया छोड़ के जाओ। धंधे के उसूल नहीं समझता। दोस्तों, नाना ने फिल्मों में गंभीर और हल्की हर तरह की भूमिकाएं निभाई और 1994 में आई फिल्म क्रांतिवीर ने तो इंडस्ट्री को एक नया एंग्री मैन दे दिया। इस फिल्म को आम लोगों के अलावा खास लोगों के बीच भी खूब सराहा गया। फिल्म में नाना की डायलॉग डिलीवरी देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी जगह ये भूमिका कोई और नहीं कर सकता था। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। इसके बाद 1996 में आई इनकी फिल्में अग्नि साक्षी और खामोशी ने इनकी पर्सनैलिटी को एक नया आयाम दिया। खामोशी में इनके द्वारा निभाए गए गूंगे बहरे के किरदार ने बिना शब्दों के ही फिल्म में बहुत कुछ बयां कर दिया और 2005 में आई फिल्म अब तक 56 में नाना के द्वारा निभाए गए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रोल को अब तक कोई भी नहीं भूला है। इसके बाद 2007 में आई फिल्म वेलकम में इन्होंने अपनी कॉमेडी से भी सभी को वाह वाह नाना कहने पर मजबूर कर दिया। वाकई नाना के अभिनय की कोई सीमा नहीं है। इनके अंकल पर गोलियां चलाएं। तो क्या करता उदय भाई? इनके अंकल को तुम बुढ़ा कहोगे? बुढ़ा? ये मत भूलो कि वो बुढ़ा मेरा होने वाला रिश्तेदार है। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी गोली चलाने की? अरे मैंने सोचा थोड़ा गोली सूंघाऊंगा तो होश में आ जाएगा। पूछिए, अगर एक आधी गोली लग जाती अंकल को? एक आधी गोली लग जाती तो अंकल को? गलती हो गई, सॉरी भाई साहब। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा? मैंने कहा था जाओ गोली चलाओ, कहा था नहीं ना, क्यों चलाई गोली? वैसे दोस्तों, नाना पाटेकर जितने वर्सटाइल एक्टर हैं उतने ही बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं और ये बात उन्होंने साबित की अपनी फिल्म प्रहार से। ये फिल्म आम लोगों के बेहद ही करीब थी। इसके बाद एक बार फिर से फिल्म अपहरण में निभाई गई विलन की भूमिका ने इन्हें बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। लगता है आवाज और कद दोनों ही बहुत ऊंचा हो गया है तुम्हारा बरखुरदार। किस बात को लेकर इतना बफलाट है? खुद को लेकर हम कभी परवाह नहीं किया था प्रेस भाई, लेकिन सवाल हमारे बाबूजी का इज्जत का था। जा, बाद में बात करते हैं। उस्मान, आग से आग बुझाने की बेवकूफी मत करो, उकसाओ मत उसको। हर चीज का सही वक्त होता है। वैसे दोस्तों, नाना सिर्फ अभिनय और स्केचिंग में ही नहीं बल्कि प्लेबैक सिंगिंग में भी अपना कमाल दिखा चुके हैं। इन्होंने यशवंत, वजूद और आंच जैसी कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की है। नाना पाटेकर सिनेमा जगत के एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्हें हरफन मौला का नाम दिया गया है। आज हमारी पूरी टीम की ओर से नाना पाटेकर को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ।
दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने के जेलर को तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। इन जेलर साहब यानी गोवर्धन असरानी जी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ था। इनके पिता कारपेट बेचने का काम करते थे और उनके साहबजादे गणित में काफी कमजोर थे। इसके अलावा बिजनेस और पढ़ाई दोनों में ही उनका मन नहीं लगता था। फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। इसके बाद इनका एक ही सपना था और वो था एक्टर बनने का। पढ़ाई लिखाई तेरे बेटे के काम नहीं आएगी माँ। जो तेरे बेटे के पास है वो सबके पास नहीं, किसी किसी के पास होता है। ऐसा कोई गुण मैंने तुझ में नहीं देखा बाबा। सारी दुनिया देखेगी माँ, ये सूरत और ये आवाज, बस हीरो के लिए यही तो गुण चाहिए। जरा अपनी पिक्चर शुरू होने दे, फिर देखना। सुना है साधना से बातचीत कर रहे हैं वो लोग। साधना? कौन साधना? वो बंसी की चाची? तुम भी माँ। साधना द ग्रेट फिल्म स्टार। अब ज्यादा देर नहीं माँ, आंख झपकते ही मोटर गाड़ी बंगला सब सामने खड़ा कर दूंगा। तुझे नहीं मालूम माँ, तूने बेटा नहीं अलादीन का चिराग पैदा किया। जरा 10 रुपए का एक नोट देना। जल्दी करो माँ, मुझे पहुंचना है, 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। That's like a sweet girl. That's like a sweet girl. That's like a sweet girl. Oh, thank you, mother. जब असरानी साहब मुंबई पहुँचे तो उन्हें मशहूर निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने ये राय दी कि वो एक्टिंग प्रोफेशनल तरीके से सीखें। बस इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और अपने हुनर को निखारने में लग गए। इसके बाद इन्होंने 1967 से 1969 तक हिंदी के साथ साथ गुजराती फिल्मों में भी काम किया। 1969 यानी 1969 में ऋषिदा ने इन्हें फिल्म सत्यकाम में सहायक अभिनेता की भूमिका दी। लेकिन असरानी के टैलेंट को नोटिस किया गया फिल्म मेरे अपने से, और फिर 1971 के बाद से असरानी जी को ज्यादातर फिल्मों में कॉमेडियन के तौर पर देखा गया। और पता है दोस्तों, जॉनी वॉकर व महमूद के बाद अगर किसी प्रोफेशनल कॉमेडियन को जाना जाता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ असरानी जी। Good morning, oh Papa. Good morning, oh Daddy. Good morning to everybody. Good morning. बेटा। Yes, Papa. बरखुरदार। Yes, Daddy. अपनी भाषा में बोलो। अरे हाँ, I'm sorry. नमस्ते ओ पिताजी। नमस्ते। जय हिंद ओ पिताजी। जय हिंद। नमस्ते है सबको। नमस्ते। The morning rays are coming. The happy days are coming. The morning rays are coming. The happy days are coming. हाय बिल्कुला सुबह की किरणें आई है। बहुत अच्छे। खुशियाँ लाई है। वाह बेटा। सुबह की किरणें आई है, खुशियाँ लाई है। नमस्ते ओ पिताजी। नमस्ते। जय हिंद ओ पिताजी। जय हिंद। नमस्ते है सबको। नमस्ते। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म बावर्ची में असरानी जी के अभिनय को देखने के बाद इन्हें कॉमिक रोल के लिए एक से बढ़कर एक फिल्में मिलने लगी और राजेश खन्ना के साथ ही इन्होंने करीब 25 फिल्में की। 70 के दशक में असरानी जी ने तकरीबन 101 फिल्में की, जबकि 80 के दशक में 107। लेकिन इसके बाद फिल्मों में कॉमेडियन का स्कोप कुछ कम होने लगा, क्योंकि अब मुख्य अभिनेता ही हास्य कलाकार की भूमिका को भी निभा रहे थे। इसीलिए 90 के दशक में इन्होंने सिर्फ 73 फिल्में ही की। और ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे नहीं बोलूंगा।
तो ये कहना अपने दिल की बात बीच में घुसेड़ कर सब गड़बड़ कर रहा है। नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात। नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा। क्यों परिमल? एक्टर क्या है? डायरेक्टर के हाथ से कट पुतले। एक्टिंग मैं नहीं जानता, एक्टिंग आप लोग करो, मैं तो उसे सब कुछ जाके बता दूंगा। हाँ, सब कुछ बता दूंगा। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, और आप भी कौन है? मैं कौन हूं? अरे भाई मैं तो प्रशांति हूं। तो बताने में क्या है, बताने में क्या है? वैसे दोस्तों, एक बात तो सच है कि अगर दिल में कुछ ठान लो तो फिर मुश्किलें बड़ी नहीं लगती हैं। असरानी जी की मेहनत और खुद पर रखे गए विश्वास ने इस मुरारी को आखिरकार हीरो बना ही दिया। चुपके चुपके, अभिमान, छोटी सी बात, रफू चक्कर और बालिका बधू जैसी कई फिल्मों ने इन्हें पूरी तरह से एक हास्य अभिनेता के तौर पर स्थापित कर दिया। 1974 यानी 1974 में इनकी फिल्म आज की ताज़ा खबर और 1977 में आई बालिका बधू के लिए असरानी जी को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। और दोस्तों, ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में इनके अभिनय को तो आज तक भुलाया नहीं जा सका है। रेडियो कान खोल कर सुन लो, हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? अब कॉमेडी में अपने नाम की मोहर लगाने के बाद असरानी जी ने रुख किया कैरेक्टर रोल्स की तरफ और 80 और 90 के दशक में इन्होंने जो जीता वही सिकंदर, चुपके चुपके, हलचल, दीवाने हुए पागल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अपने अभिनय से साबित कर दिया कि वो कॉमेडी के अलावा भी बेहतर अभिनय करने की काबिलियत रखते हैं। वैसे गोवर्धन असरानी ने एक्टिंग के साथ साथ फिल्म डायरेक्शन में भी अपना हुनर खूब दिखाया। इसके अलावा किशोर कुमार की आवाज ने भी इन पर फिल्माए गए कुछ गीतों को आज तक हमारे जहन में तरोताजा किया हुआ है। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे, चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे, अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे, गुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ढम ढम ढम, हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे, अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे, गुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ढम ढम ढम, हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। चलिए भाई, मन्नू भाई जी की मोटर तो पम पम करके चल पड़ी है और हमारी मोटर भी यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। हम भी आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी सी और बातें असरानी साहब के बारे में। 1982 में इनके द्वारा शुरू की गई गुजराती फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को नुकसान की वजह से 1996 में बंद करना पड़ा। इस दौरान असरानी जी ने कपड़ों व दूसरे बिजनेस में भी पैसा लगाया था, लेकिन दोस्तों वो भी 1991 में डूब गया। पर असरानी के हौसले अभी भी बुलंद थे। 1988 से 1993 तक इन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे के डायरेक्टर पद को भी गौरवान्वित किया। हिंदी सिनेमा में असरानी के योगदानों को भविष्य में हमेशा याद रखा जाएगा। तो आज अंग्रेजों के जमाने के इस जेलर को उनके जन्मदिन पर हमारी पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो अब बबीता को यहीं पर दीजिए इजाजत। हम फिर से मिलेंगे कल आपसे दोबारा से। नमस्कार और नए वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है
इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।